इतनी बड़ी औकात किसके कारण बन गई? मैंने कहा अपने दोस्त हैं, सही कह रहे हैं, इसमें बदल देता हूं। मैंने इस कविता को बदला और कहा कि दीदी कहती हैं उस पगली लड़की की कुछ औकात नहीं, क्योंकि आप तो जिंदगी भर नहीं कहेंगे। वसीम बरेलवी का शेर है, बड़े शायर को बड़ी तालियां बरेली तक पहुंचाना। उन्होंने कहा कि मोहब्बत में बुरी नीयत से कुछ सोचा नहीं जाता, मोहब्बत में बुरी नीयत से कुछ सोचा नहीं जाता, कुछ सोचा नहीं जाता, कहा जाता है उसको बेवफा समझा नहीं जाता, कहा जाता है उसको बेवफा समझा नहीं जाता। दीदी कहती हैं उस पगली लड़की। सर, मैं जो आगे प्रोफेसर्स बैठे, सीनियर्स बैठे, मैं आपकी ब्लेसिंग से बहुत खुश हूँ। आपने जो ब्लेसिंग दी है, खासकर जो सफेद बालों में जितने भी प्रोफेसर्स हैं, इससे पता चल रहा है कि अंगारे पे राख जम गई है, धधक उतनी ही नीचे है। दीदी कहती हैं उस पगली लड़की की कुछ औकात नहीं, उसके दिल में भैया। सुनिएगा, अंतिम पंक्तियां सुना रहा हूं, फिर एक आधा गीत सुनाकर विदा कर दूंगा आपको। दीदी कहती हैं उस पगली लड़की की कुछ औकात नहीं। अरे सुनो तो सही। दीदी कहती हैं उस पगली लड़की की कुछ औकात नहीं, उसके दिल में भैया तेरे जैसे प्यारे जज्बात नहीं। वो पगली लड़की मेरी खातिर 9 दिन भूखी रहती है। वो पगली लड़की, आप क्या समझते हैं कि एलीन ने, बंसल ने, इन सब ने आपको यहाँ पहुंचा दिया? आपको पता ही नहीं है, न जाने कितने एकादशी के चंद्रमाओं को अंधेरी रात में किसने जल चढ़ाया, तब आप यहाँ पर पहुंचे। आपको पता ही नहीं। दीदी कहती हैं उस पगली लड़की की कुछ औकात नहीं, उसके दिल में भैया तेरे जैसे प्यारे जज्बात नहीं। वो पगली लड़की मेरी खातिर 9 दिन भूखी रहती है, चुप चुप सारे व्रत करती है। भैया इन्हें रोको जरा थोड़ी देर, ये पहली बार अतिथि देख रहा हूं मैं ऐसा जो काम पे लगा रखा, बाकी सबको सर्व कर रहे हो। हाँ, लेके जाओ इसको, वापस ले जाओ, वापस। सुनो बेटा, वापस ले जाओ। हाँ, उसी में से उधर से निकलो, चरित्रवान लड़के हो तुम तो। इधर से घुसे तो उधर से निकलो, चलो। बताइए, अच्छी खासी कविता पढ़ रहा था, वो बीच में खड़ा हो गया। मतलब मेरा नसीब इतना खराब है कि ऊंट पे बैठ के बाजार जाऊं तो भी कुत्ता काट लेता है। मतलब 10वीं में मैं रेस में अकेला दौड़ा तो सेकंड आया। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आज क्यों सेकंड आया? आज तो मैं अकेला ही दौड़ा। बोले बेटे आज जिसे फर्स्ट आना था वो नहीं आया। मेरी किस्मत बिल्कुल संजय दत्त जैसी है, उसकी भी इतनी खराब है। पहले तो ऐसी बंदूक लिया जिसका लाइसेंस नहीं था, फिर लुगाई ऐसी लिया जिसका लाइसेंस किसी और पे। मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है भाई। सुनना कि दीदी कहती हैं, अरे जब काम हो रहा है, मैं कविता सुना रहा हूँ, एंटरटेन कर रहा हूँ, तो इन्हें मिठाई क्या खिला रहा है? वो एक मुर्गी गई दुकान पर अंडा खरीदने, बोले अंडा दे दो, तो दुकानदार ने डांट दिया, बोले नालायक, मुर्गियों के अंडा खरीदने आई है? तो मुर्गी बोली कि पागल हो, 2 रुपए के चक्कर में फिगर खराब करूं अपनी। दीदी कहती है तुसी भी ग्रेट होता। दीदी कहती हैं, सुनो, दीदी कहती हैं उस पगली लड़की की कुछ औकात नहीं, उसके दिल में भैया तेरे जैसे प्यारे जज्बात नहीं। वो पगली लड़की मेरी खातिर 9 दिन भूखी रहती है। भारत में अजीब तरह के व्रत है। करवा चौथ महानतम व्रत विश्व का, पत्नी भूखी रहती है, पति का स्वास्थ्य बनता है। नासा और पेंटागन दोनों मिल जाए हिंदुस्तान के साथ तो भी सिद्ध नहीं कर सकते कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी है कि गाय के भूसा छोड़ देने से सांड की पर्सनैलिटी निखर गई। अजीब मामला है। वाह। कि दीदी कहती हैं, अबे स्वास्थ्य सुधारना है तो तू खुद खा ना, इसको क्या करवा रहा है? कि दीदी कहती हैं उस पगली लड़की की कुछ औकात नहीं, उसके दिल में भैया तेरे जैसे प्यारे जज्बात नहीं। वो पगली लड़की मेरी खातिर 9 दिन भूखी रहती है, चुप चुप सारे व्रत करती है, पर मुझसे कभी न कहती है जो पगली लड़की कहती है। अंतिम 3 लाइनें सुना रहा हूँ, तालियां दे देंगे तो वो गीत सुना पाऊंगा जो इन दिनों हिंदुस्तान भर में सुना रहा हूँ। वो पगली लड़की कहती है मैं प्यार तुम्हीं से करती हूँ, लेकिन मैं हूँ मजबूर बहुत, अम्मा बाबा से डरती हूँ। वो पगली लड़की कहती है मैं प्यार तुम्हीं से करती हूँ। दोस्तों, ईश्वर जब आपके आंगन में पुरुषार्थ, सफलता, चमत्कार, पौरुष, ध्यान ये सब पैदा करता है तो पुत्र को जन्म देता है। लेकिन ईश्वर जब आपके आंगन में दया, क्षमा, करुणा, तपस्या, धारणा, ममता, भारतीयता इसको पैदा करता है तो बेटी को जन्म देता है। तब संस्कार के नाम पर पढ़ता हूँ कि दीदी कहती हैं उस पगली लड़की, वो पगली लड़की मेरी खातिर 9 दिन भूखी रहती है, चुप चुप सारे व्रत करती है, पर मुझसे कभी न कहती है जो पगली लड़की कहती है
मैं प्यार तुम्ही से करती हूँ, लेकिन मैं हूँ मजबूर बहुत, अम्मा बाबा से डरती हूँ। उस पगली लड़की पर अपना कुछ भी अधिकार नहीं बाबा। ये कथा कहानी किससे है, कुछ भी तो सार नहीं बाबा। ये कथा कहानी किससे है, कुछ भी तो सार नहीं बाबा। बस उस पगली लड़की के संग, आखिरी 2 पंक्तियां और एक गीत सुनाता हूँ। बस उस पगली लड़की के संग जीना फुलवारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। बाबत की काली रात कि मैं जब भी तेज चलता हूँ, मैं जब भी तेज चलता हूँ, नजारे छूट जाते हैं। कोई जब रूप गढ़ता हूँ, तो सांचे टूट जाते हैं। मैं रोता हूँ तो आकर लोग कंधा थप थपाते हैं। उठाना इस बार तालियां। मैं रोता हूँ तो आकर लोग कंधा थप थपाते हैं। मैं हंसता हूँ तो मुझसे लोग अक्सर रूठ जाते हैं। मैं हंसता हूँ तो मुझसे लोग अक्सर रूठ जाते हैं। और प्रॉब्लम क्या रहती है 4 साल हमारी इंजीनियरिंग के दौरान, कि बहुत बिखरा, बहुत टूटा, थपेड़े सह नहीं पाया। पूरे 4 साल चमत्कार ही होता रहता है। बहुत टूटा, बहुत बिखरा, थपेड़े सह नहीं पाया। हवाओं के इशारों पर मगर मैं बह नहीं पाया। अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे मन की बात इसे कैसे पता चल गई, और इसीलिए मैं आपका प्यारा हूं। अगर ठीक लग जाए तो एक एक हाथ इस बार खुले। अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा। कभी तुम सुन नहीं पाई, कभी मैं कह नहीं पाया। कभी तुम सुन नहीं पाई, कभी मैं कह नहीं पाया। लेकिन फिर भी कहता हूं, जो जा रहे हैं फाइनल ईयर के बाद, कि सदा तो धूप के हाथों में ही परचम नहीं होता। सदा तो धूप के, अपनी खुददारी पैदा करिए। मैं मूड इंडिगो में गया था, आज मुझे सौम्या ने बताया कि मूड आई में कुछ लड़के सुनकर आए थे, तब से मन था कि मैं इस कैंपस में आऊं और बोलकर आया था। जो लड़के गए अगर उन्हें याद हो, विस्फोट हुआ था उसके तुरंत बाद के मूड इंडिगो में गया था। अनुराग कश्यप, सरोज खान, सुधीर मिश्रा, ये सब सुनने आए थे मुझे, और कहकर आया था सहारा से लाइव, उस छोटे वाले पगलाए ठाकरे से और उस बड़े वाले सठियाए ठाकरे से। दोनों से कहकर आया था। आज आपसे फिर कहता हूं, उनसे कहा था कि हुजूर, बहादुरी किसी उत्तर भारतीय को ऑटो रिक्शा से नीचे उतारकर उसकी निरीह पीठ पर लाठियां बरसाने से नहीं होती। सुनना, बहादुरी मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के उस नाम में है, जो केरल में पैदा हुआ, बेंगलोर में शिक्षा पाई, बिहार रेजिमेंट में नौकरी की और मुंबई बचाने के लिए शहीद हो गया। इसे कहते हैं हिंदुस्तान। कहा था रास्ता पूरे देश में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप मेरी ताकत है, आप मेरी हिम्मत है, आपके भरोसे हूं मैं। हो सकता है किसी भी दिन, मुझे आज भी शक था, मेरे को आज भी शक था। मेरे ब्रांड मैनेजर ने कहा कि सर, इंडिया टीवी पर आज श्योर आपकी खबर चलेगी आपके खिलाफ। मैं जानता हूं किसी भी दिन मेरे शो के कुछ पंच काटकर, जो थोड़े से खराब या थोड़े से फीस से बाहर है, कोई भी चैनल मेरे खिलाफ खबर चला सकता है। क्योंकि मैं वहां नहीं गया, मैं जाऊंगा नहीं, और लाफ्टर में जीवन में नहीं जाऊंगा। वो मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आप भी हंसाते हैं, वरना हम आपके जुमले चुरा कर वहां सुनवा देंगे। क्योंकि हिंदुस्तान में कोई कॉपीराइट तो है नहीं, सब राइट टू कॉपी है, बाकी तो कुछ है। मैंने कहा हुजूर, आप भी हंसाते हैं, मैं भी हंसाता हूं, लेकिन आपकी और मेरी जिम्मेदारियों में अंतर है। आप अभिषेक बच्चन की परंपरा के लोग हैं, मैं हरिवंश राय बच्चन की परंपरा का आदमी हूं। मैंने उनसे कहा कि आपके जोकरों को 2 जन्म और लेना होगा मेरी चेतना तक पहुंचने के लिए। तब पंक्तियां पढ़ता हूं आपसे। और आपको लगता है कि देश में कोई कुछ भी करेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई ना कोई। आप
और आपसे भी पूछना चाहता हूं। एक छोटी सी बात हुई, इसरो के माध्यम से आकाश को मिसाइलें देने वाले वैज्ञानिक उन्नीकृष्णन का 30 साल का शेर जैसा बेटा ताज को बचाने के लिए शहीद हो गया। आखिरी शब्द क्या थे मेजर उन्नीकृष्णन के? अपने सिपाहियों कमांडो से उन्होंने कहा तुम घायलों को नीचे लेकर जाओ, इन दोनों को मैं संभालता हूं। उन दोनों को उन्होंने मार भी दिया, लेकिन सीने में गोलियां खा ली और भारत माता की जय बोलकर वो हिंदुस्तान का एनएसजी शेर शहीद हो गया। और उसके पिता ने अगर ये कह दिया, मेजर उन्नीकृष्णन के वैज्ञानिक पिता ने दुख में, इकलौते बेटे के दुख में अगर ये कह दिया केरल के मुख्यमंत्री से कि जब तक मेरे बेटे का शव नहीं आ जाता मैं किसी नेता से मिलना नहीं चाहता, तो अहंकार में चढ़े हुए केरल के कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि इनके घर का लड़का शहीद ना होता तो इनके घर कुत्ता भी ना जाता। तब हमने अगले दिन से कवि सम्मेलन में कहा कि हुजूर शर्म कीजिए, देश की संचेतना और चेतना का सम्मान करना सीखिए, चुनाव आने दीजिए, ये जनता एक बटन दबाएगी और आपको बताएगी शहीद कौन होता है और कुत्ता कौन होता है। कोई कुछ भी बोलता है, मैं विपरीत नहीं हूं, मुझे क्षमा करिएगा, मैं तल्ख हो रहा हूं। रोमांटिक एंथम लिखने वाला, हिंदुस्तान का रोमांटिक एंथम लिखने वाला कोई दीवाना कहता है, लिखने वाला कवि तल्ख हो गया, क्योंकि जिसने मुझे कविता सुनाई, कविता सिखाई, मेरे गुरु डॉक्टर कुंवर बेचैन ने मुझसे कहा कि बेटा जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और ही होगा, वो कलमकार नहीं है। उस दिन मुझे लगा कि मुझे कहना चाहिए और मुझे बताना चाहिए। पूरे चैनलों पर एक चुप्पी छाई हुई है, आप मेरी नहीं कहा, हम आपकी नहीं कहेंगे। और मैं पूछना चाहता हूं, 26/11 के हमले के बाद अंतुले साहब को हिंदुस्तान के मुसलमानों का चेहरा बताकर उन्हें बहुत सारी बाइक खिलाने वाला मीडिया ये भूल गया कि हिंदुस्तान में केवल अंतुले के वंशज मुसलमान नहीं रहते, हिंदुस्तान में मुंबई के वो खुददार मुसलमान भी रहते हैं जिन्होंने हमले के बाद सरकार से कहा कि मर जाएंगे लेकिन इन आतंकवादियों को अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे। वो भी हिंदुस्तान के बेटे। और ये चाहता हूं, मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट के परिसर से मैं जानता हूं आसपास के इंजीनियरिंग कॉलेज से भी लड़के आए हैं, इस भोपाल की सरजमीन पर, कैफ भोपाली, ताज भोपाली जैसे बड़े शायरों की जमीन पर एक भी लड़का दुनिया में जाए तो मेरी इन दो पंक्तियों के साथ सफर करे। आजकल जब जब मैं पवित्र नवरात्रि के व्रत रखता हूं, मेरे दोस्त अब्दुल रऊफ सैफी पवित्र रमजान के रोजे रखते हैं, आसपास पड़ती है नवरात्रि और रमजान। कई बार वो व्रत का पारायण करने के लिए मैं उनके दस्तरखान पर चला जाता हूँ, कई बार इफ्तारी करने वो शाम को मेरे घर आ जाते हैं। आप पढ़े लिखे लोग हैं, लिख कर देखिए अंग्रेजी में, रमजान शब्द राम से शुरू होता है, लिख कर देखिए अंग्रेजी में, दिवाली अली पर समाप्त होती है। दो पंक्तियों का शीर्षक सुने कि दिवाली में अली बसे, दिवाली में अली बसे, राम बसे रमजान, ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। भोपाल, लखनऊ और दिल्ली में बैठे हुए भारत की भावनाओं से खेलने वाले बदतमीज सियासतदान अगर इस जवान पीढ़ी की तालियों की आवाज सुनते हो तो उन्हें बताना चाहता हूं, भारत में मुसलमानों के नाम पर मैं केवल एक मुसलमान का खानदान जानता हूं, रामेश्वरम के उस मल्लाह के बेटे का खानदान, जो तीर्थयात्रियों को जब तक मंदिर में छोड़कर आता था और जितनी देर में तीर्थयात्री मंदिर की परिक्रमा करते थे उतनी देर में वो फिजिक्स की किताब पढ़ता था, जिसके एक कान में फिजिक्स का सूत्र और दूसरे कान में गीता का श्लोक गूंजा है। मैं उस बिखरी जुल्फों वाले अब्दुल कलाम को सलाम करता हूं। मैं केवल उन्हें जानता हूं। मैं ये चाहता हूं कि ये ना हो जाए कि जो प्रोफेसर्स बैठे हैं जिनसे बहुत मुश्किल से आपने अनुमति ली होगी मुझे बुलाने के लिए, बहुत सारे प्रोफेसर्स को तो ये समझ में नहीं आ रहा होगा अकेला कवि क्या करेगा, क्योंकि मैंने ट्रेंड बदला है। आपको ऐसा ना लग जाए सर कि ये खबर छापी सुबह के अखबार ने, रात भर नाची नर्तकी अंधों के दरबार में। मैंने उनकी जवानी की बात की, मैंने उनके जनरेशन की बात की है, जिस जवानी के दौर में जिस मोहब्बत, जिस रोमानियत में वो गुजर रहे हैं। लेकिन मैं अब वो बात करता हूँ जो आप इन्हें सिखाना चाहते हैं, जो मेरे, और आप देखिए ये हिंदुस्तान को उतनी मोहब्बत करते हैं जितनी जिम्मेदारी के साथ आप करते होंगे। मैं एक कविता सुनाता हूँ आपको दोस्तों, और इसलिए माफी मांगता हूँ अपने आदरणीय चैनल के मालिकों से, ये कहना चाहता हूँ 125 करोड़ लोगों की चेतना के साथ खिलवाड़ मत करिए। धोनी मेरे भी नायक हैं, जिस दिन 2020 जीत कर आए मैं भी खुश हुआ। मैं बम्बई में जुबीन का गाना रिकॉर्ड करवा रहा था, मेरा गाना मूड फिल्म के लिए रिकॉर्ड कर रहे थे, जुबीन गा रहे थे उसको, लेकिन मैंने देखा पूरा मुंबई बंद है। क्यों? साहब धोनी की टीम का विजय जुलूस निकल रहा है। अच्छी बात है,
धोनी नायक है, सलाम उनको। मैंने तो उनके सामने पढ़ा है, वो मेरे फैन है, मैं उनका फैन हूँ। अहमदाबाद में टीम के सामने मैंने परफॉर्म किया था। लेकिन हुजूर, जो क्रिकेट के पैसों और छक्कों की चमक में हिंदुस्तान का संचार मीडिया 1000 साल के इतिहास के सबसे बड़े बेटे का 100वां जन्मदिन भूल जाए, उस मीडिया से अपने जवान दोस्तों के सामने कुमार विश्वास पूछना चाहता है कि धोनी के 2020 और बरसते हुए क्रिकेट के पैसे की चमक में जो न्यूज मीडिया के चैनल्स शहीद आजम भगत सिंह का 100वां जन्मदिन भूल गए, उनसे संवाद करने की जिम्मेदारी किसकी है? तब एक बात आपसे कहता हूं, आपको क्या लगता है मेजर उन्नीकृष्णन लड़ेगा मुंबई में, कारगिल में कोई और लड़ेगा? कुमार विश्वास अपने लिए दुश्मन आमंत्रित करेंगे, 19 मुकदमे 20-30 और चल जाएंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। मैं जानता हूं इस कैंपस में बैठे हुए 5 मकबू अगर 6 रात लगा देंगे तो लश्कर और जैश की छोड़िए, आतंकवाद की ओर सहायता का हाथ बढ़ाने वाले पाकिस्तान की वेबसाइट नहीं चलेगी। जिस दिन आप सोच लेंगे आपको भी हिंदुस्तान को लड़ना, तिरंगे की ओर बढ़ने वाला हर हाथ दुश्मन है। जिन पर अपना नोट नहीं छपता वो हमारा नोट छाप देंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की चेस्ट में 20% फेक करेंसी है। भारत सरकार कहती है कहां से आ गई? ये हमारा पड़ोसी मुल्क, हमारा दोस्त, हमारा भाई पाकिस्तान छाप लेगा? नहीं हुजूर, ये वो यूरो कंट्रीज जो हिंदुस्तान जैसे शेर से सीधे मुकाबले में डरते हैं, इन प्रतिभाशाली बेटों के कारण जिनकी हवा खराब है, वो पाकिस्तान